सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भैया जो भी है आप क्लास करते हो या हमको टॉपिक वाइज टॉपिक नर्सिंग फाउंडेशन या जो भी आप नर्सिंग कर रहे हो या कोई भी आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो आप टॉपिक वाइज टॉपिक अगर किसी भी विषय का स्टडी करना चाहें, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड हम आज से बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम या जो भी मेडिकल स्टूडेंट, अदर मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके लिए टॉपिक वाइज टॉपिक सेशन सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। सोच नहीं रहे हैं, आज से जस्ट स्टार्ट किए हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो फिर आगे भी सोचेंगे बनाने के लिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन जो है नर्सिंग के लिए। ये नर्सिंग फाउंडेशन में बुक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जिसमें एक टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ रिस्पांस दीजिएगा, क्योंकि हम आगे से भी आपके लिए ऐसा वीडियो प्रोवाइड कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज़्यादा देर तक हम सोचेंगे कि नहीं, जितना कम समय हो उतना कम समय में आपके लिए हम इस वीडियो को प्रोवाइड कर दें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक नर्सिंग फाउंडेशन का है, जिसमें आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप इसको एल्बुमिन चढ़ा सकते हैं ब्लड सेल को। अब ब्लड सेल में क्या क्या आता है वो हमको बताते हैं। ब्लड सेल में आप बताता है इसमें क्या, इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है, ये तो आपको पता होगा। आरबीसी में आप जैसे कि पीआरबीसी जो जानते होंगे, आरबीसी में पीआरबीसी होता है, जिसमें कि जिसको पीआरबीसी का फुल फॉर्म होता है पैक रेड ब्लड सेल। हमको पता नहीं कि आपको हम अच्छा से समझा पाएंगे या नहीं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं अच्छा से समझा पाए। तो आप लोग भी कंटिन्यूस कीजिएगा कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं पैक रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आप इसमें एल्बुमिन भी चढ़ा सकते हैं और इसको चढ़ा भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं प्लेटलेट्स में एसडीपी, जिसको सिंगल डोनर प्लेटलेट्स बोलते हैं, और आरडीपी और रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। अगर कोई भी पेशेंट जैसे डेंगू वाला आता है, अगर उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से एसडीपी भी चढ़ाते हैं और आरडीपी भी चढ़ाते हैं। तो एसडीपी का अगर फुल फॉर्म कोई पूछे तो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, और आरडीपी का फुल फॉर्म पूछे तो रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आप देखिए होल ब्लड, अगर जो हम अपने ब्लड का बात करें तो वो इसको हम कितने दिन तक, इसका जो है 42 दिन तक इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। और एफएपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा 1 मंथ तक हम इसको प्रिजर्व करके हम रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम रख सकते हैं, ठीक। अब चलिए यहाँ पे देख सकते हैं इस 1 एसडीपी में हम बताते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए 1 एसडीपी जो होता है 4 से 5 आरडीपी के बराबर होता है। कितना होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आए 1 एसडीपी तो आप बता दीजिएगा 4 से 5 आरडीपी के बराबर होता है। और एक आरडीपी यहाँ पे आप देख लीजिए 1 आरडीपी में 5000 होता है, ठीक। तो 1 आरडीपी में 5000, तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। 1 एसडीपी बराबर 4 से 5 आरडीपी होता है, और 1 आरडीपी में 5000 होता है। तो 1 एसडीपी बराबर 5 गुने 5000 कर दीजिएगा, 5000, तो कितना आ जाएगा टोटल 25000। तो आप देख लीजिए कि 1 एसडीपी में कितना हो जाएगा 25000 कि क्या हो जाएगा आरडीपी, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन पेशेंट हैविंग लो हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 6 ग्राम पर डीएल देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंडिकेट। अगर कोई भी पेशेंट होता है जिसका हीमोग्लोबिन लेवल 6 ग्राम से, मतलब 6 ग्राम से अगर कम होता है, तो उसको हम देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की उसको अत्यधिक ज़रूरत है, ठीक है। तो उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि उसको हम ब्लड चढ़ा देंगे, ठीक। अब नीचे देखिए आप यहाँ पे इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन जो होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एनीमिया। उसको एनीमिया होगा कब, इसका इंडिकेशन जैसे हीमोग्लोबिन लेस देन, यहाँ पे ऊपर भी बताया है कि हीमोग्लोबिन जो होगा हमारे एचबी मतलब हीमोग्लोबिन लेस देन 6 ग्राम पर डीएल, अगर 6 ग्राम से कम है तो उसको एनीमिया हो सकता है, ठीक। अब ब्लड डिसऑर्डर का बात करते हैं। ब्लड डिसऑर्डर में क्या क्या हो जाएगा, तो ये ब्लड डिसऑर्डर में हीमोफीलिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, और मेजर सर्जरी, ठीक। तो ये भी आप ब्लड डिसऑर्डर में ये हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, तो आपको
हम अपने खुद से बनाए हैं। हम चाहते तो हम ये गूगल से या कहीं से भी लाकर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम खुद के लिखे द्वारा अपना से लिखे हैं, तो उसको हम बता रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा से और डीपली में समझ में आ जाए। उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो 1 यूनिट प्लेटलेट्स का बात करते हैं। ऊपर वो जो हम लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 यूनिट अगर प्लेटलेट्स है जिसमें 50 से 70 ml होता है, ठीक है। 1 यूनिट अगर प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है तो उसमें 50 से 70 ml। और स्टोरेज की बात करें तो अगर हम प्लेटलेट्स का स्टोरेज करते हैं तो 5 से 7 दिन तक हम स्टोर कर उसको प्लेटलेट्स को रख सकते हैं। और इसका टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर पर प्लेटलेट्स को हम स्टोरेज करके रख सकते हैं, तो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस यानी कि 72 फ़ारेनहाइट पर हम इसको रख सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं ब्लड कंपोनेंट। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे है ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है। ब्लड कंपोनेंट में यहाँ पे देख सकते हैं PRBC, SDP, RDP, FFP। इस सब का पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। PRBC में होता है पैक रेड ब्लड सेल एंड सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, और इसमें होता है रैंडम। RDP का होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, और FFP फ्रेश प्लेजेंट प्लाज्मा, SDP सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, ठीक। तो ये होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या हो जाएगा ब्लड कंपोनेंट्स में, क्रायोप्रिसिपेट हो जाएगा, ठीक। PRBC मतलब 300 में PRBC प्लस 350 ml प्लस 100 टू 150, ठीक। तो इसको प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं। N2 कोएगुलेशन होता है, PRBC जो होता है N2 कोएगुलेंट होता है, ठीक। अब बात करते हैं SDP जिसमें सिंगल डोनर प्लेटलेट, सिंगल डोनर ब्लड ग्रुप, ठीक। और RDP रैंडम डोनर प्लेटलेट्स यानी कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। RDP यहाँ पर देख रहे हैं RDP और SDP। RDP 400 से 500 काउंट होता है और SDP 25 है। जो RDP होना चाहिए 400 से 500 और SDP जो होता है 25,000 से अप्रोक्सीमेटली 30,000 काउंट होना चाहिए जो प्लेटलेट्स में है। प्लेटलेट्स की बात करें जो प्लेटलेट्स में होता है, ठीक है। अब नॉर्मल प्लेटलेट्स की बात करें, यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है नॉर्मल प्लेटलेट्स जो होता है, नॉर्मल प्लेटलेट्स लेवल ये होता है कितना, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। नॉर्मल प्लेटलेट्स अगर कोई भी पूछे तो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ प्लेटलेट काउंट डिक्रीज 20,000 देन गिव RDP। अगर प्लेटलेट्स को काउंट किया जाता है, जो हमारा पेशेंट आता है अगर उसको डेंगू हुआ है, पेशेंट अगर काउंट किया जाता है प्लेटलेट्स को तो 20,000, अगर 20,000 से बढ़ा हुआ है तो उसको हम RDP चढ़ाएंगे, ठीक। RDP का भी अलग होता है जिसको हम RDP चढ़ा देंगे। और इफ़ प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज देन गिव SDP, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, पहले बता दिया है, वर्निंग क्लॉटिंग फैक्टर। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है वो वर्निंग क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए ऊपर का दिखा रहा है आपको, एक हीमोग्लोबिन में 1.34 ml O2 होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट याद कीजिएगा। एक हीमोग्लोबिन में अगर पूछ दे कोई भी कि कितना O2 होता है तो 1 मतलब कितना O2 होता है ऑक्सीजन, तो 1.34 ml। और ब्लड सेल जो रिटेंशन देख रहे हैं यहाँ पे RBC WBC प्लेटलेट्स, जो इसका अगर अनुपात पूछेगा ब्लड सेल और RBC WC प्लेटलेट्स का अगर अनुपात पूछेगा तो देख सकते हैं 600 अनुपात 1:40 इसका ये अनुपात होता है ब्लड सेल और ब्लड सेल में जो इसका रोटेशन होता है RBC और WBC का। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है क्रायोप्रिसिपिटेड फेब्रोजेन फर्स्ट फैक्टर 8 और लाइफ ये 1 ईयर का होता है, ठीक है। तो चलिए इसका लाइफ 1 ईयर का होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। इंडिकेशन हीमोफीलिया हो सकता है और मतलब स्विमिंग हीमोफीलिया यानी कि स्विमिंग एंड एल्बुमिन, ठीक। और प्री एजर्वेटिव में हम आपको बात करते हैं, तो प्री एजर्वेटिव का बात करते हैं तो CPD और CPDA और SAGM, ठीक। तो CPD जो होता है सिट्रेट फॉस्फेट एंड डेक्सट्रोज, ठीक, जिसको हम 21 दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और
DA जो होता है 35 दिन तक हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो CPDA का फुल फॉर्म होता है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडानिन, ठीक। और SAGM जो होता है इसको हम 42 दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है S फॉर सलाइन, A फॉर एडानिन और G फॉर ग्लूकोज और M फॉर यहाँ पे देख सकते हैं मेम्टो, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका हम जनरल इंस्ट्रक्शन देखें तो जनरल इंस्ट्रक्शन का बात करें तो इसमें इरिटिया वायल, जो आपको इरिटिया वायल होता है उसमें सैंपल भेजना रहता है क्रॉस मैचिंग करने के लिए, ताकि उधर से भी ब्लड आपको ब्लड बैंक से ब्लड आपको मिल जाए, ठीक है। जिसमें कि पेशेंट ब्लड ग्रुप आपको पता चले उसके हिसाब से ब्लड आप चढ़ाएंगे। वेट एंड वाइटल साइन, वाइटल का साइन उसका लेगा पेशेंट का भेज देंगे, ठीक। रिसीविंग जब करेंगे जब ब्लड तो उसमें वाइटल साइन और ब्लड रिलीज करेंगे। ब्लड स्टोरेज टेम्परेचर जो होता है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ब्लड स्टोरेज का टेम्परेचर कितना होता है तो आप देख सकते हैं ब्लड स्टोरेज हम कितना डिग्री टेम्परेचर पर कर सकते हैं, तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डू नॉट यूज एनी माइक्रोवेव फॉर टेम्परेचर मेंटेनिंग ऑफ ब्लड, कोई भी माइक्रोवेव टेम्परेचर में मेंटेनिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। चेकिंग ऑफ डॉक्टर बैग नंबर एंड ब्लड ग्रुप, उसको डॉक्टर चेक करेंगे कि ये बैग नंबर सही है या नहीं है, या ब्लड ग्रुप सही है या नहीं है, तभी हम पेशेंट को चढ़ाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर में दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम आपको ये दिखा देते हैं पहले। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है प्लाज्मा स्टोरेज। प्लाज्मा स्टोरेज में इसका जो टेम्परेचर होता है -18 डिग्री पर, -18 डिग्री सेल्सियस पर हम प्लाज्मा के स्टोरेज करते हैं, ठीक। और ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है इसका 30 से 60 मिनट, 30 से 60 मिनट में हम प्लाज्मा को हमको चढ़ा देना रहता है पेशेंट को, ठीक। और स्टोरेज फॉर कितना होता है 1 ईयर तक हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब नर्सिंग, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर शुड बी चेक, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है नर्सिंग ऑफिसर शुड बी चेक ब्लड बैग एंड ब्लड ग्रुप, ब्लड को और जो आएगा ब्लड बैंक से अगर ब्लड जो आता है उसको हम, अगर जो नर्सिंग ऑफिसर है वहाँ के पहले उसको चेक करेंगे तभी उसके बाद में चढ़ाएंगे। या स्टैंडर्ड इंट्रावेनस कैनुला 18 गज का जो कैनुला होता है, यहाँ पे देख लीजिए 18 गज जो होता है ग्रीन कलर का कैनुला होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर का कैनुला अगर कोई क्वेश्चन पूछता है बीटी चढ़ाने के लिए यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाने के लिए कौन सा कैनुला का यूज करते हैं, तो आप बता दीजिएगा हम ग्रीन कैनुला यानी कि 18 गज कैनुला का यूज करते हैं। अब ये नेक्स्ट, बिकॉज टू प्रिवेंट हिमोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ RBC, इसमें क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि हम बता दें प्रिवेंट होता है हिमोलाइसिस का, ब्रेक डाउन ऑफ RBC का मतलब RBC टूटता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया है इफ़ ब्लड बैग इज पंचर और लीकेज इमीडिएटली सेंड टू ब्लड बैंक, अगर बाय द वे ब्लड बैग जो आता है वो पंचर हो जाता है किसी कारण से, लीकेज हो जाता है, उसमें छोटा सा लीकेज होता है, ब्लड गिर रहा है, तो उसको हम इमीडिएटली सेंड कर देंगे, मतलब तुरंत से तुरंत हम उसको सेंड कर देंगे ब्लड बैंक में, ठीक। और रिलेटिव कांस्टेंट शुड बी टेकन, और वाइटल मेंटेनिंग चार्ट शुड बी अटैच करेंगे, जो वाइटल उसका आएगा उसको हम चार्ट अटैच कर देंगे, ठीक। बिफोर गिविंग ब्लड आस्क टू रिलेटिव फॉर प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री, जो पहले ब्लड अगर चल रहा है तो उसका हम हिस्ट्री पेशेंट से उसका ट्रांसफ्यूजन का हिस्ट्री लेंगे, या आपने जो लिखा होगा वो हिस्ट्री आपको उसके पेशेंट के VHT या जो पेपर हो उसमें मिल जाएगा। स्टार्ट ब्लड विथ स्लो रेट, मतलब कि हम स्टार्ट करेंगे मतलब 1 मिनट में 10 से 15 बार 15 बूंद गिरना चाहिए ब्लड, तो उसको हम स्लो एकदम धीमी उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजली ऑब्जर्व पेशेंट फॉर रिएक्शन, पेशेंट को अगर रिएक्शन होता है तो हम उसको क्लोज कर देंगे, ब्लड जो चल रहा है उसको हम स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे लिखा है ब्लड शुड बी कंप्लीट विथिन 2 से
4 आवर, मतलब कि 2 से 4 घंटे में हमको ब्लड जो चढ़ रहा है उसको हमको कंप्लीट कर देना है, ठीक। इफ़ एनी रिएक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, एनएस शुड बी स्टार्टेड। अगर ब्लड चढ़ाते समय किसी भी पेशेंट को कोई भी रिएक्शन हो गया, सर दर्द, वोमिटिंग, नोजिया, जो भी हो, अगर हो रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पहले रोक देंगे और उसके बाद शुल्ड भी हम स्टार्ट करेंगे NS 0.9%, ठीक। तो यहाँ पे आप आगे देखिए, इसमें है ऑलवेज फ्लश एंड नॉर्मल सलाइन, नो अदर फ्लूइड, मतलब हम अगर उसमें हम NS के अलावा दूसरा फ्लूइड स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब 1 यूनिट PRBC में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं फर्स्ट में स्टार्ट करते समय, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और 3% हीमेटोक्रीट होता है, ठीक। अब देखिए, आफ्टर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन परसेंट शुड बी चेक आफ्टर 4 आवर, मतलब 4 घंटा पहले आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हीमोग्लोबिन का परसेंट आप चेक कर लीजिए, ठीक। ब्लड बैग ट्यूबिंग डिस्कार्ड एलोबिन, ब्लड का जो बैग होता है और उसको किस में स्टार्ट कर, ब्लड बैग, यहाँ पे देख लीजिए, ब्लड बैग डिस्कार्ड एलोबिन में डिस्कार्ड करेंगे, मतलब एलोबिन में अगर रखेंगे, और ट्यूब को जो उसका होता है IV सेट बोलते, सॉरी BT सेट बोलते हैं, उसको रेड बिन में यानी कि रेड डस्टबिन में रखेंगे, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे देख लीजिए, इफ़ एनी रिएक्शन ऑकर्स स्टॉप ब्लड, कोई भी किसी प्रकार का रिएक्शन होता है तो हम इमीडिएटली ब्लड को रोक देंगे। फ्लश विथ NS और वाइटल साइन, कॉल टू फिजिशियन, अगर फ्लश करेंगे NS 0.9% एंड वाइटल साइन उसका चेक करेंगे, और कॉल टू फिजिशियन जो हो, सीनियर डॉक्टर हो, सेंड, तो उसको हम उनको कॉल करेंगे, और सेंड ब्लड बैंक यूरिन सैंपल, और उसका यूरिन सैंपल लेकर हम भेज देंगे, ठीक। अब आता है कॉम्प्लिकेशन, जो ब्लड बैंक है ये तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे आप देख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम पढ़े थे जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब हम लोग कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय। जैसे कि पेशेंट हाइपरवोलेमिया में चला जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया में चला जाएगा, हाइपरकैलीमिया में चला जाएगा, आयरन ओवरलोड हो जाएगा, सेप्टिसीमिया हो जाएगा, ब्लड रिएक्शन हो जाएगा, हेमोलाइटिक रिएक्शन होगा, हेमोलाइटिक रिएक्शन में इमीडिएट होगा और लेट होगा। तो ये हो गया। तो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें कॉम्प्लिकेशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपरवोलेमिया में जाएगा पेशेंट, तो क्यों जाएगा, तो ये सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मोटिवेट थोड़ा सा कीजिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बना सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जो भी आपके साथ बैचमेट है उनको शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।